साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ NCERT चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग। साथियों, अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर का ये 6 पार्ट है, ये छठा पार्ट है इसका, और 5 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अवकलन के अनुप्रयोग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद 1 बाय 1 करके हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप उन पार्ट्स को देखकर तभी इस 6 पार्ट को देखें, तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, उसके अंदर इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स बताए गए हैं। अगर आप उन बेसिक्स को पढ़कर इस पार्ट को देखोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी समझ में 100% आने वाला है। साथियों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, आप बिल्कुल भी कमेंट ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें और ना ही लाइक करें। सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मकसद है साथियों आपकी मदद करना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो बच्चों आपकी समझ में बहुत कम आने वाला है और वहाँ से हमारा भी नुकसान है और आपका भी। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी समझ में अच्छे से आने वाला है। और इस वीडियो के अंदर साथियों हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 6.1 है साथियों, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे आज। चैनल है मैथ फिजिक्स विजन साथियों, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो आप पूरा देखें तभी आप अच्छे से समझ पाओगे साथियों। चलिए अब बिना किसी देरी के 14वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि एक पाइप है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती हुई रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की छठा भाग है। आधार का इसने बोल रखा है कि आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। इसने बोल रखा है कि जो आधार है वो त्रिज्या का छठा भाग है साथियों। इसका मतलब ये है साथियों कि जो आधार है उसका आधार जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की ठीक है, जिसकी ऊंचाई r/6। इसने बोल रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। हमें इसके अंदर ये निकाल के दिखाना है साथियों कि जो इसकी ऊंचाई है वो किस दर से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर dH/dt निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें। और हमें दे क्या रखा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब ये है साथियों, इस मात्रक को देखने के बाद पता चलता है कि ये आयतन में परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष। ठीक है जी, सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। हमें बोल रखा है इसके अंदर कि जो एक पाइप है ऐसे करके, इस पाइप से रेत ऐसे गिर रहा है नीचे की साइड, और गिरने के बाद साथियों ये बोल रहा है कि ये ऐसे शंकु बना रहा है ऐसे करके। और जैसे ही साथियों ये रेत गिरता रहेगा तो ये शंकु की ऊंचाई ऑटोमेटिकली ही बढ़ती रहेगी। तो हमें यही बताना है कि ये जो शंकु की ऊंचाई है, देखिए ये सपोज करेगी शंकु स्टार्टिंग में ऐसा होगा, उसके बाद जैसे रेत गिरता रहा तो इसकी ऊंचाई ऐसे बढ़ती रही। तो हमें ये ऊंचाई बतानी है कि ये किस दर से बढ़ रही है, यानी dH/dt हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। और हमें दिया क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें दे रखा है dV/dt। dV/dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और ये भी बोल रखा है कि लास्ट में ऊंचाई के स्थान पर आप 4 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, अब देखिए साथियों, जब तक हम शंकु के आयतन का सूत्र नहीं लगाएंगे तब तक आप dV/dt नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले आप एक काम करें इसके अंदर, सबसे पहले आप शंकु के आयतन का सूत्र लिखें। सूत्र आपके याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शंकु के आयतन का सूत्र है साथियों V = 1/3 πr²h। इसका फॉर्मूला है V = 1/3 πr²h। साथियों, प्रश्न के अंदर एक बात और भी बोल रखी है, वो अभी हमने नहीं लिखी पेज के ऊपर। ये बोल रखा है कि जो उसकी ऊंचाई है
वो त्रिज्या का छठा भाग है। ऐसे बोल सकते हैं साथियों, मान लो कि इसकी त्रिज्या 30 है कुछ टाइम के लिए, तो इसका छठा भाग यानी 6 से भाग करो इसे, यानी 5 है इसकी ऊंचाई जो है। तो आप इसकी ब्रज गुणा करें ऐसे करके, r की 1 में गुणा करें r, और 6 की h के अंदर करें, तो r बराबर आपको मिल गया 6h। कहीं भी अगर जरूरत पड़ी तो हम r के स्थान पर 6h रख सकते हैं। देखिएगा साथियों, v बराबर आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखेगा v बराबर 1/3, इस r के स्थान पर बच्चों हम रख सकते हैं 6h, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू एच। अब साथियों मेरा एक क्वेश्चन है कि भैया हम r के स्थान पर हमने 6h रख दिया, पर h के स्थान पर r/6 नहीं रख सकते थे। यहाँ पे h के स्थान पर अगर आप r/6 रखोगे तो बच्चों इसके अंदर से h खत्म हो जाएगा, और जब h रहेगा ही नहीं तो आप dh/dt कैसे निकालोगे? तो हमें इसके अंदर r खत्म करना है यहाँ से। तो v बराबर 1/3 पाई, और जैसे आप 6 का स्क्वायर करोगे तो होगा 36h स्क्वायर इंटू एच। ये फिर आप बदल के इसे ऐसे भी लिख सकते हो, v बराबर 1/3 पाई, और इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 × 3 ये हो गया 12 पाई h की पावर 3। सॉरी। अब बच्चों अब t के सापेक्ष आप अवकलन कर सकते हो, और जैसे आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी dh/dt। देखेगा जैसे आप अवकलन करोगे तो यह होगा dv/dt बराबर 12 पाई, और h की पावर 3 का अवकलन आप जैसे ही करोगे तो आपको मिलेगा 3h स्क्वायर, और h का जब दोबारा करोगे तो मिलेगा dh/dt। dv/dt बराबर 12, और 12 × 3 = 36 पाई, h की वैल्यू बच्चों पता है dh/dt। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें आप, dv/dt क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो हम यहाँ रखेंगे 12 रख देंगे ऐसे करके, और यहाँ पे 36 पाई, h की वैल्यू भी बच्चों दी हुई है हमें, थोड़ा यहाँ पे फोकस करिएगा, h बराबर है 4, तो हम यहाँ पे रखेंगे h बराबर 4। जब यहाँ पे आप 4 रखोगे और 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 × 4 = 16, और ये हो गया dh/dt। ठीक है जी, 12 × 3 = 36 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इधर की साइड बचा 1 = 16 की गुणा यहाँ पे करें, 16 × 3 = 48 पाई dh/dt। मुझे उम्मीद है साथियों कि यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। चलिएगा अब यहाँ पे ये साथियों निकल कर आया है dh/dt बराबर ये 48 पाई 1 के बटे में 1/48 पाई, h का मात्रक सेंटीमीटर पर, और समय का मात्रक सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड, ये आ गया dh/dt। मुझे उम्मीद है साथियों कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में कंप्लीट आ गया होगा। और अब बिना किसी देरी के साथियों, हमने अभी तक ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ये हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और अब हम करेंगे 15। चलिएगा साथियों 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है क्या? अब बोल रखा है 15 क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, है बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, पर अगर आप ध्यान इधर उधर ले जाओगे तो शायद कम ही समझ में आए। फिर ये बोल रखा है कि एक वस्तु है कि x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत ये है बच्चों। मतलब यह है कि साथियों कोई भी उत्पादन है, कोई भी एक फैक्ट्री है और वो वस्तु बनाती है कोई, तो उसकी जो टोटल लागत है वो CX रुपयों में ये दे रखी है पूरी। बोल रखा क्या है कि से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। हमें सीमांत लागत ज्ञात करनी है बच्चों, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। देखिए साथियों इसके अंदर ये जो x है, ये इकाइयाँ हैं इसके अंदर, यानी x बराबर हमें 17 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और ये CX बराबर ये पूरी समीकरण दी है। अगर आपको थोड़ा अजीब लगे तो आप CX के स्थान पर y भी रख सकते हैं। देखिएगा कैसे।
देखिए साथियों ये है इसका 15 क्वेश्चन यानी 15वां। देखिए जहाँ पे सी एक्स लिखा हुआ है साथियों, आप अगर वहाँ पे वाई लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वाई बराबर दे रखा है 0.07 एक्स की पावर 3 माइनस 0.03 एक्स की पावर 2 15 एक्स और प्लस में है 4000। ठीक है जी। अब क्या करना है बच्चों इसके अंदर हमें, और इसने बोल रखा है कि लास्ट में जब x की वैल्यू निकल, x के स्थान पर आप 17 यानी आप 17 भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसने कहा कि हमें सीमांत लागत निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, और सीमांत लागत बच्चों तभी आती है जब हम dy/dx निकालते हैं। जैसे अगर आप इसका यहाँ पे अवकलन करोगे तो ये होगा dy/dx बराबर 0.007, और इसका अवकलन आप जैसे करोगे तो आपको मिलेगा 3x² माइनस 0.003। आप जैसे x² का अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x, और आप यहाँ पे 15 जो का तो x का करोगे 1, और 4000 का अवकलन है 0। 4000 का अवकलन है 0। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। 7 की गुणा यहाँ पे करें, 7 के 21, तो ये होगा 0.021 x। गुणा बच्चों आपको आनी चाहिए, ऐसे इसकी गुणा आप यहाँ पे करोगे तो आपको मिलेगा 0.006 x प्लस 15। तो साथियों ये जो आंसर हमने अभी तक जो हमने सोल्व किया है, ये dy/dx का आंसर है। ठीक है, और dy/dx यानी जो सीमांत लागत है बच्चों वो ये है, पर ये एक्यूरेट आंसर तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर x आया हुआ है, तो हम x के स्थान पर यहाँ पे 17 रख देंगे, दे रखा है x बराबर 17। तो देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे, 0.021 17 यहाँ पे रखें, 17 का स्क्वायर, ऐसे ही माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। अब साथियों से थोड़ा सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 0.021 17 का स्क्वायर करें आप, 17 का स्क्वायर आपको मिलेगा 289। ऐसे आप 17 की गुणा यहाँ पे करें, ठीक है साथियों। ये तो इसकी ये मल्टीप्लाई हो गई 0.102 प्लस यहाँ पे आ गया है 15। ठीक है जी। उसके बाद साथियों आपको करना क्या है, dy/dx इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा जोड़ घटा करनी है। तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ कि आप गुणा इसकी कैसे करोगे और फाइनली लास्ट में क्या आएगी। 289 की मल्टीप्लाई करनी है साथियों 21 में, 9 8 2 2 9 18 17, तो फाइनली इसकी मल्टीप्लाई इस बच्चों आ गई, और ये हो गया 6.069। यहाँ पे साथियों इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 6.069 माइनस ये है 0.102 प्लस 15। ठीक है जी। तो हम इसका लास्ट में फाइनल आंसर आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए हमें ये पता है साथियों कि हमें इसके अंदर 15 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर ये हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 15 जोड़ देते हैं इसके अंदर, यहीं पे ऐसे 15 पॉइंट ये 0.15 में 6 जोड़े 21, और हमें इसके अंदर से ये माइनस करना है, ये हमें माइनस करना है 0.102 हमें इसके अंदर से माइनस करना है। तो बिल्कुल आसान है, 9 में से 2 गए 7 6, और यहाँ पे बच गया 8 नहीं, ठीक है यहाँ पे बच गया 9, ये 0.2, तो 20.967 फाइनल आंसर है साथियों उसका। कैलकुलेशन में अगर कहीं बीच में कुछ थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ थोड़ा आप भी ध्यान से कर लीजिएगा। तो ये साथियों इसकी फाइनल लागत है, ये फाइनल लागत है इसकी। अब देखिएगा बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से अब कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन भी साथियों एक्सआई है 16, बिल्कुल आसान है। ये बोल रखा है कि किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, ये है कुल आय दे रखी है। ऐसा ही क्वेश्चन है साथियों कि x इज इक्वल टू आपको लास्ट में
7 रखना है। आप यहाँ पे RX मान रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ पे Y भी मान सकते हैं। चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 16 क्वेश्चन सॉरी, देखिएगा बच्चों, ये है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये इसने दे रखा है RX, और RX के स्थान पर साथियों आप Y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। RX के स्थान पर आप Y लिख सकते हैं। और लिखने के बाद बच्चों ये दे रखा है 13x² माइनस प्लस 26x प्लस 15, ये दे रखा है। और लास्ट में जब x आएगा तो x के स्थान पर आप 7 यूज कर सकते हैं, ये भी बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। अब करना क्या है साथियों, हमें इसके अंदर ऐसे ही करना है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन करना है, और कुछ नहीं। और आप जैसे अवकलन करोगे इसका तो आपको मिलेगा dy/dx। थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ साथियों, क्योंकि आप अवकलन ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो बच्चों जब आप इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 26x प्लस 26 और 15 का आपको मिलेगा 0, और x के स्थान पर आपको कितना रखना है 26। तो साथियों ये हो गया dy/dx, ये हो गया 26 गुणा 7 प्लस 26 dy/dx। अब साथियों ऐसे करने के दो तरीके हैं, या तो आप 26 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करें और फिर 26 ऐड करें, ये फिर आप थोड़ा सा ध्यान दें 26 कॉमन लें। जैसे आप 26 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 26, 7 और 1 8, 8 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। 8 छंग 48, 4 8 दूनी 16, 4 20, 208 आंसर है साथियों इसका। इसका जो फाइनल आंसर है वो 2 है। अगर आप ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तरीका क्या है साथियों, यहाँ पे देखिएगा आप 7 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 26 में करें। 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18 प्लस 26, 26 ये वाला ऐड करें, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 1 और 1 2, 208 आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो साथियों ये है 16वें क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अगर आपको वीडियो से मदद मिल रही हो तो प्लीज़ साथ के साथ चैनल को लाइक भी ज़रूर करें, इससे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है साथियों, और कुछ नहीं। साथियों ये इसका 16वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी समझ में नहीं आया या फिर कम आया है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। चलिएगा अब इसका 17वां क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 17वें क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या बोल रखा है हम ध्यान से पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ने के बाद इसे सोल्व करेंगे। साथियों बोल रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 6 दे रखा है। ठीक है जी। पर r के सापेक्ष, ये बोल रखा है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। r के सापेक्ष का मतलब है कि ये नीचे की साइड लिखना है। जैसे हम d/dx लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा d/dr। r के सापेक्ष का मतलब ये होता है साथियों। बोल रखा है इसने कि अक्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। r बराबर 6 है और हमें अक्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी dA, और किसके सापेक्ष r के, यानी dA/dr निकालना है। चलिएगा जी अब इसे हम कंप्लीट करते हैं 17वें क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। देखिए बच्चों हमें प्रश्न के अंदर बोल रखा है कि त्रिज्या है इस वृत्त की 6 सेंटीमीटर और हमें अक्षेत्रफल निकालना है किसके सापेक्ष, ये साफ साफ बोल रखा है कि r के सापेक्ष निकालना है। अब ये बात थोड़ा सा गौर करिएगा आप, बिल्कुल आसान है, आप भी थोड़ा सोच के देखें कि dA/dr आप तभी निकाल सकते हैं अगर आपके वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल है बच्चों a बराबर πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल है। आप इसका जैसे ही अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा dA/dr, क्योंकि r के सापेक्ष अवकलन करना है, ये पाई जो का तो, और r² का आप जैसे ही अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2r। ठीक है जी। ये पाई जो का तो 2r की वैल्यू आप यहाँ से 6 रखें, ये हमें दे रखी है, और 6 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे तो आपको मिलेगा 12 पाई, यानी 12 पाई। अब ये जो 12 पाई है साथियों ये आंसर है dA/dr का, तो आपको इसका भी मात्रक लिखना पड़ेगा लास्ट में, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो a का मतलब है क्षेत्रफल, और अक्षेत्रफल का मात्रक साथियों इतिहास गवाह है इस चीज़ का सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे r है, r का मात्रक हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है जी। साथियों
जब भी आप एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन करें तो आप सेंटीमीटर को कैंसिल ना करें। अगर आप सेंटीमीटर को कैंसिल कर दोगे तो यह क्षेत्रफल नहीं रहेगा फिर। ठीक है, ये साथियों उसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका 18 यानी 18वां क्वेश्चन। अब जल्दी से 18वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रखा है। हाँ, एक बात और है बच्चों, ये जो हमने 17वां क्वेश्चन किया है इसके इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन है 10 पाई, बी ऑप्शन है 12 पाई और सी ऑप्शन है 8 पाई। यानी हमारा जो आंसर है एक्यूरेट वो है 12 पाई। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रखा है इसके अंदर। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में इतनी है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है भैया, कुछ नहीं करना है आपको। r इजिकल टू दे रखा है ये इतना, और इसने कहा कि x बराबर आप 15 रख सकते हैं बाद में जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये बोल रखा है इसने 18वें क्वेश्चन के अंदर, 18वां क्वेश्चन यानी 18 क्वेश्चन और सबसे लास्ट का प्रश्न है साथियों। क्या बोल रखा है इसने कि आर एक्स या फिर आप इसे वाई भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 3x² 36x + 5। देखिए बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका अवकलन करना है जैसे हम और क्वेश्चनों में अभी तक करते आए हैं। dy/dx बराबर, जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा 6x, जब आप इसका अवकलन करोगे तो मिलेगा आपको 36 और 5 का करोगे तो आपको मिलेगा 0। और ये भी बोल रखा है भाई साहब ने कि x बराबर आप क्या रखें, 15 रख सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ पर x है वहाँ पे आप 15 रख सकते हैं। dy/dx बराबर 6, x के स्थान पर कितना रखना है आपको 15, 15 प्लस 36, 15 छक्की 90 प्लस 30 36 यानी 126 आपका लास्ट में, ये इसका आपका फाइनल आंसर है 126। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर dy/dx का। हमें इस प्रश्न के अंदर बोल रखा था कि हमें सीमांत आय निकालनी है। तो सीमांत आय जो बच्चों होती है, हमने अभी अभी कुछ टाइम पहले बताया था, अवकलन करो और उसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पे ये रख दो, यही होती है सीमांत लागत। ठीक है जी, तो सीमांत लागत हम देखते हैं कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा, ए है इसमें 116 और ये है 96, ये है 90 और ये है 126। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो है डी। साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाकई सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है। आपको जितना हो सके यहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि आप अच्छे से सीखकर अपना बेस क्लियर कर सकें। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए आपका साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।